नमस्कार साथियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन थे। प्रथम भाग में हमने साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहले बताया गया है कि साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियाँ क्या थी, अर्थात साहित्य इतिहास किस विधि से लिखा गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसको 4 भागों में बाँटा गया है। प्रथमतः है वर्णानुक्रम, जिसमें वर्णों की प्रवृत्ति के अनुसार साहित्य के इतिहास को लिखा गया, जैसे ए, बी इसी तरह लिखा गया। इसमें सर्वप्रथम गारसाद तांसी ने लिखा था और उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और दूसरे में है कालानुक्रम प्रवृत्ति, काल के अनुसार बाँटा गया था, जिसमें ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने लिखा है। तीसरी है विधेयवादी प्रवृत्ति, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सबसे उत्तम श्रेणी का है। 4 नंबर पर है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार गणपति चंद्र गुप्त ने साहित्य के इतिहास पर लिखा गया, जिसमें तथ्यों को निकाला गया है। फ्रांसीसी विद्वान तेन विधेयवाद के जनक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी प्रवृत्ति इन्हीं से ली थी, तासी से, माफ करना, तेन से ली थी। तो विधेयवाद के 3 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष पर ध्यान दिया जाता है। प्रथमतः विधेयवाद का जनक माना जाता है, तेन को माना जाता है। विधेयवाद का मानना है कि किसी भी देश का साहित्य उस समय की तदयुगीन वातावरण, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। किसी भी देश का साहित्य तदयुगीन वातावरण से क्षण भर में प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे वातावरण पर निर्भर करता है, हमारी उस समय की परिस्थिति, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर हमारा साहित्य निर्मित होता है। गारसात तासी, इनका पूर्ण नाम था जोसेफ हेलिडोर गार्सिन द तासी। इन्होंने ग्रंथ लिखा है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। एंदुई का अर्थ है हिंदवी, अर्थात हिंदी। एंदुस्तानी हिंदुस्तानी और उर्दू का मिश्रण को कहते हैं एंदुस्तानी। बाद में ये हिंदुस्तानी बना। तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी को 3 भागों में बांटा गया है। इन्होंने 3 भागों में लिखा है इसको। प्रथम भाग 1839 में, दूसरा 1847 में, तीसरा भाग 1871 में लिखा। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं। अंगद से लेकर हेमंत तक 72 कवि गिनाए हैं तासी ने। तासी में सांप्रदायिक आग्रह कूट कूट कर भरा हुआ था। 1837 में उत्पन्न हिंदी उर्दू विवाद में तासी ने उर्दू का पक्ष लिया। पंजाब के बाबू नवीन चंद्र ने जब उर्दू को आशिकी की जबान कहा, तब पेरिस में बैठे बैठे तासी बहुत चिढ़े। इस अवसर पर तासी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी। असल में तासी का इतिहास ग्रंथ अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी कवियों का सम्मिश्रण करता है, अतः यह एक खिचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है। यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। इस पर बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि तासी का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रांसीसी भाषा में है। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में का हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तासी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ, काल विभाजन और नामकरण पर कुछ नहीं कहा है। मौलवी करीमुद्दीन का साहित्य इतिहास है तज़किरा ए शुअराई हिंदी, जो 1848 में लिखा गया। इसमें कुल 1004 कवि है, जिसमें 62 हिंदी के कवि है। इसे तासी के इतिहास ग्रंथ का ही अनुकरण माना जाता है। महेश दत्त शुक्ल
भाषा काव्य संग्रह 1873, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर का नाम लिया है और शिव सिंह सेंगर को प्रकाशन वर्ष क्या है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1833 है, बताया है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें कुल 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। ये शिव सिंह सरोज के बारे में बताया है शुक्ल ने। 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शिव सिंह सरोज प्रस्थान बिंदु ग्रंथ माना जाता है। शिव सिंह सेंगर चंदवरदाई को छप्पय का राजा बताया गया है। प्रोफेसर नामवर सिंह चंदवरदाई को छंदों का राजा है कहा है। इन्होंने छंदों में 68 प्रकार के छंद लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो में शिव सिंह सेंगर हिंदी के पहले इतिहासकार है। इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा की। इन्होंने विक्रम संवत 770 अर्थात 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। पुष्य या पुंड को पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना। पहली बार शिव सिंह सेंगर ने विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किया। ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी प्रथम रचना है, जिसकी भाषा अंग्रेजी है। इसको प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भी कहते हैं, जिसे खड़ी बोली को इन्होंने देसी भाषा की संज्ञा दी है। इसका अनुवाद जो ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया है 1857 में। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम शुद्ध और व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कौन सा ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। सब अपने अपने मतों से इनको मतों से मानते हैं, तो हमने साहित्य इतिहास के प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना है रामचंद्र शुक्ल का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। 1784 में बंगाल के कलकत्ता में गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग्स के सम्मान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई है। ये नोट में लिखना। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम है हिंदी साहित्य का चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य काल, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान, विविध कवि व अन्य परिप्रेक्ष्य। ग्रियर्सन ने 643 से ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। भक्ति काल धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को, ग्रियर्सन के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को बिजली की कोंद के समान त्वरित उदित माना है। जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं वह इतना विशाल आंदोलन है कि भारतवासियों ने इससे पहले इतना विशाल आंदोलन नहीं देखा। इन्होंने सर्वप्रथम तुलसीदास को लोकनायक की संज्ञा देते हुए कहा है कि बुद्ध देव के पश्चात तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक हुए हैं। भाषा सर्वेक्षण चर्चित पुस्तक है ग्रियर्सन जी की।
उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी ग्रियर्सन ने। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले यह पहले विद्वान है। नोट में लिखना है डॉक्टर धर्मवीर का दलित चिंतक हिंदी की आत्मा, मतलब है भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की है और दलित हिंदी की आत्मा है धर्मवीर की। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद 5000 कवियों का उल्लेख हुआ है इसमें 4591 के लगभग, जिसे 4 भागों में बांटा जाता है। 713 में 3 भाग है, माफ करना 1913 में 3 भाग है और 1934 में चौथा भाग है। शुक्ल ने इस ग्रंथ के बारे में कहा है कवियों का भारी इतिवृत्त संग्रह तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचना ग्रंथ निकाला, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह आई थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। आगे शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में प्राय इसी ग्रंथ से ही विवरण लिया है। शुक्ल ने अपने परवर्ती इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह की संज्ञा दी, लेकिन मिश्र बंधु विनोद को महावृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। रीतिकालीन कवियों का परिचय विवरण देने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को सर्वाधिक उपयोग बताया है। मिश्र बंधुओं पर रीति संस्कारों का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके प्रिय कवि देव हैं, यद्यपि तुलनात्मक आलोचनात्मक के प्रवर्तक पंडित पदम सिंह शर्मा है, लेकिन अंक देकर तुलना करने की पद्धति के जनक मिश्र बंधु है। देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले मिश्र बंधु हैं। यह हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है, जो 1910 में लिखी गई चर्चित पुस्तक है। ये पुस्तक इस पुस्तक में 3 त्रयी बनाई गई हैं, मतलब रचनाकारों और कवियों को 3 त्रयी में बांटा गया है कि सबसे ऊपर कौन है, मध्य में कौन है और सबसे निम्न में कौन है। ठीक है, स्थान के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। जैसे बृहत त्रयी, इसमें सबसे ऊपर माना गया सूर, तुलसी और देव को माना गया है, और मध्य त्रयी में माना गया केशव, बिहारी और भूषण को, और लघु त्रयी में मतीराम, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को बांटा है। बाद में इनको लगा कि इनका पूरा संस्करण निकाले, जिसमें भूषण की जगह कबीर को दे दी गई। मध्यम त्रयी में भूषण के स्थान पर कबीर ले लिए गए और लघु त्रयी में त्रिपाठी बंधु शामिल कर लिए गए, जिसमें अब हो गए चिंतामणि त्रिपाठी, जटाशंकर त्रिपाठी और भूषण और मतीराम को। साहित्य में एक कालखंड को 2 उपखंडों में विभाजित करने की पद्धति के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं। जैसे रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हुए उसे 2 उपभागों में विभाजित किया है। अलंकृत काल 2 भाग है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। नोट में क्या है, एक ही कालखंड दोहरा नामकरण करने वाले आचार्य शुक्ल भी हैं। मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी मतलब संवत 700 से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। गोरखनाथ को पहला ग्रंथ गद्यकार मिश्र बंधुओं ने कहा है, लेकिन प्रमाण में जो रचनाएं दी वह अप्रमाणिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखते समय मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा की विकास परंपरा को अवश्य ध्यान में रखा है, इसलिए इन्होंने
चंद पूर्व हिंदी, चंदोत्तर हिंदी जैसे शीर्षक दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जिसका दूसरा संस्करण छपा था 1940 में। लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया है। हिंदी का पहला विधेयवादी इतिहास है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये छपा था। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखना शुरू हुआ, जो स्वतंत्र रूप से 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। पहले हिंदी साहित्य का विकास था और अब हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया। रसनाद और लोक मंगल की भावभूमि को लेकर शुक्ल जी का आलोचना कर्म निर्मित हुआ है। 1050 विक्रम संवत से वीर गाथा काल का प्रारंभ माना है। पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारपति राजा भोज के चाचा वाकपति मुंज के यहाँ प्राप्त होता है। शुक्ल जी व गुलेरी जी दोनों ने मुंज को ही हिंदी का पहला कवि माना है। प्राकृत को अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख गुजरात के वल्लभी के धार से द्वितीय के शिलालेख में माना है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ साहित्य धार्मिक कोटि का होने के कारण विशुद्ध साहित्य से बाहर हो जाता है। योग धारा साहित्य की या काव्य की कोई धारा नहीं हो सकती। स्रोत सामग्री क्या है? साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में क्या क्या स्रोत सामग्री जो शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसमें स्रोत सामग्री क्या थी, किसकी सहायता से उन्होंने लिखा है? तो मिश्र बंधु विनोद, वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार, श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी भाग 2 अभी 8 भाग में छपे हुए हैं। शुक्ल के सामने कविता कौमुदी के 2 ही भाग उपलब्ध थे, अर्थात उनके बाद तो उनकी मृत्यु हो गई थी शुक्ल की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य नाथ संप्रदाय, इनकी पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक है। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा पर विशेष बल देने वाले आलोचक है। परंपरा का निरंतरीय बोध द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति पर की बड़ी विशेषता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। यह ग्रंथ व्याख्यान माला के रूप में लिखा मिलता है। हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मैं लिखित तौर में जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी यहाँ का साहित्य बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि है। द्विवेदी जी कबीर के उद्धारक आलोचक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है कबीर 1942 आलोचनात्मक पुस्तक है। द्विवेदी जी ने कबीर को नरसिंह अवतार कहा है। कबीर को भक्त कवि भी के रूप में भी स्थापित किया है। इनके अनुसार कविता करना कबीर का प्रधान उद्देश्य नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की कविता को फोकट का माल, बाई प्रोडक्ट, दलवे का माल कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को 4 कालक्रमों में बांटा है, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और 19वीं शताब्दी से अद्यतन तक। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से माना है।
लेकिन हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि अब्दुल रहमान को माना है, जो जिनकी रचना संदेश रासक पहला धर्मेतक रास ग्रंथ है। तो आज हम इसको विराम देते हैं। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।